अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अटलांटिक काउंसिल में ये वो इंटरव्यू है इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वज़ीर ख़ारजा। काफ़ी इनको पोर्टफोलियोज़ दिया हुआ है। बहुत मल्टीटास्किंग के माहिर शख्स हैं ये। और अटलांटिक काउंसिल में इनका जो ये इंटरव्यू था, ये इस वक्त पाकिस्तान में रिपल्स क्रिएट कर रहा है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कहा इस इंटरव्यू में, क्यों कहा, और इसके पीछे कौन कौन सी कड़ियाँ जो हैं वो जोड़ी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे जमाइमा गोल्डस्मिथ के हवाले से। बार बार ये खबर सामने आ रही है कि वो उन्होंने अपने बेटों को पाकिस्तान जाने की वो इजाज़त नहीं दे रही हैं। हर कुछ टाइम पे, हर कुछ हफ्ते पे ये बात मंजर आम पर आ रही है, सरफेस कर रही है, रीसर्फेस कर रही है। ये खबर है या फिर किसी की ख्वाहिश है, ये भी ज़रूर आपके सामने डिकोड करके रखेंगे। और आखिर में हम ज़रा बात करेंगे कि आज की जो अहम पाकिस्तान की पब्लिकेशंस हैं, अखबारात, उनमें जरदारी साहब की तस्वीर पूरे पूरे सफ़े पे क्यों नज़र आ रही है। इस पर ज़रा ये लास्ट में हम ज़रा इसको डिस्कस करेंगे। ये सरप्राइज़ रखते हैं इसलिए आपके लिए। शुरू करते हैं जी। इसहाक डार साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया था, इसमें ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से इन्होंने, आपको पता है कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट के जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब हैं, उनकी जानिब से फ़ैसला आया। इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी आ गई। और इसके साथ साथ ही जो कंटेम्प्ट का नोटिस है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब और बशमूल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा और प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी काबीना को ये कंटेम्प्ट नोटिस जारी करने का उस हुक्मनामे में पीर के रोज़ जस्टिस एजाज इसहाक साहब की उस ऑर्डर में मेंशन था। लेकिन वो कंटेम्प्ट के नोटिस जारी क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने जारी नहीं होने दिया। किस वजह से? क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब जिनकी छुट्टी उन्होंने फाइल कर रखी थी, और छुट्टी वाले दिन, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लैरिटी सामने रख दी थी कि वो छुट्टी वाले दिन आके इस केस की समाअत करेंगे। बट जो रोस्टर जारी हुआ उसमें उस कॉज लिस्ट में वो केस ही नहीं लगा हुआ था। उन्होंने कंटेम्प्ट के नोटिस का बताया। चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो जो इस वक्त सोली सारी जो एक बेताज बादशाह बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने ये जारी नहीं होने दिया। हुकूमत की पोजीशन आपको बताते चले कि इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर कहती रही कि अमरीकी जो हुकूमत है उसको ख़त लिखा है, दोबारा राब्ता कर रहे हैं, अमरीकी अदालत में भी पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो फरीक बनेगी। और फिर अचानक से एक दिन अदालत में ये नमूदार होते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के ऑफिस से आके बताया जाता है कि जी हुकूमत अब इसमें फ़रीक नहीं बनेगी। सो हुकूमत ने एक यू टर्न ले लिया। इस यू टर्न के बाद जो है ये तमाम पेशरफ सामने आई। बट बड़े क्लियरली अब आपको एक रोज़ पहले की सूरत हाल बताते हैं कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा से हुई, वो तस्वीर भी मैं आपको साथ साथ दिखाती चलूँ। और इसके फ़ौरी बाद अगले ही, मतलब आप समझ लीजिए कि सेम डे, क्योंकि अमेरिका में हमारी यहाँ पर रात थी, गुज़िश्ता रात अमेरिका में दिन था। सो समझे कि सेम डे की डेवलपमेंट ये नज़र आई थी कि इसहाक डार साहब ने ये, अब वज़ीर आज़म की तस्वीर आती है बड़ी खुशगवार माहौल में, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा सामने बैठी होती हैं, तशरीफ़ रखी हुई होती हैं, और उससे एक अंदाज़ा होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर कंसर्न है। कंटेम्प्ट का नोटिस अगर लेट्स से कि उन तक मौसूल भी उनको नहीं हुआ, लेकिन कंटेम्प्ट का नोटिस एक जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो बोल रहा है, और नेचुरली प्राइम मिनिस्टर साहब हरकत में आए। ये मुलाकात हुई और मुलाकात को बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा था। बट इसहाक डार साहब जब इस इंटरव्यू में कहते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा से मुताल्लिक कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को जो अमेरिका की अदालत में जो सज़ा सुनाई गई वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत सुनाई गई होगी, और नेचुरली उसके तहत हुई है जितनी उनकी सज़ा बनती है। और लिहाजा पाकिस्तान जो है वो उसका एहतराम करता है, पाकिस्तान रिस्पेक्ट करता है, और इसी तरह से उसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को सबके सामने रखा, ये कह के कि इसी तरह पाकिस्तान में कोई जितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। अब उनका इशारा नेचुरली सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही मकबूल तरीन शख्स है, और वो शख्स वो है कि जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है। ये बात इसहाक डार साहब ने इस इंटरव्यू में एडमिट की कि कोई जितना भी इसी तरह क्यों ना पाकिस्तान में कोई जितना भी पॉपुलर हो, कितना ही मकबूल क्यों ना हो, इनडायरेक्टली वो ये बात एडमिट कर रहे थे पॉपुलैरिटी के हवाले से, और ये बात भी एडमिट कर रहे थे कि उनकी हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर है, उसकी हुकूमत जो है वो मकबूल नहीं है। और नेचुरली मकबूल ना होने का रीज़न ये है, जो एक भारी बोझ जिस हुकूमत के कंधों पे है वो ये है कि ये एक चोरी शुदा मैंडेट पर ये आए हुए हैं, और ये अपनी लेजिटिमेसी को जितने भी
कोशिश करके, जितना भी जोर लगा के उसको अपने उस रजीम को लेजिटिमाइज करने के लिए, एक लेजिटिमेसी देने के लिए एफर्ट कर ले, द फैक्ट रिमेन्स कि आपके जो मैंडेट है उसके ऊपर जितना बड़ा सवाल है वो दुनिया भर में ये बातें उठी हुई हैं, उठ रही हैं, ज़ेर बहस है। और लिहाजा इसहाक डार साहब जो है वो उन्होंने कहा कि कोई कितना ही क्यों ना पॉपुलर हो, तो उसने अगर गलत काम किया होगा तो फिर उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो नेचुरली वो ये पैगाम देकर ये बताना चाह रहे हैं कि आपने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी हैं, आपने उनको सज़ा दी हुई है एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, और हम इसी तरह से पाकिस्तान की कोर्ट्स भी फंक्शनल है, और पाकिस्तान की कोर्ट्स भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो भी सज़ा बनती है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इंटरफेयर आपके मामले में नहीं कर रहे, चाहे हमारी पाकिस्तानी क्यों ना आपके कैंगरी कोर्ट्स में से उनको सज़ा क्यों ना मिली हुई हो। 86 साल की सज़ा जो कि एक नाइंसाफ़ी है, जिसके लिए पाकिस्तान को वो एफर्ट्स करनी चाहिए थी जो इतने अरसे में इसने नहीं किए। लिहाजा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को भी, और वो यूरोप तमाम को ये पैगाम देना चाह रहे हैं, और ये इसलिए भी दे रहे हैं कि आप इमरान खान के मामले पे पाकिस्तान की हुकूमत पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव डालने की कोई कोशिश ना करे। पाकिस्तान में लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आपको पता है ड्यू प्रोसेस पे पाकिस्तान में कितने बड़ा सवाल उस पर आयद होता है कि फेयर ट्रायल के लिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बुनियादी कंटेंशन यही है कि फेयर ट्रायल ही नहीं नसीब हो पा रहा। आप अडियाला जेल में सारा एक्सेस रोक देते हैं, आप प्रिजन रूल्स फॉलो नहीं होने दे रहे, आप अदालती अहकामात को किस तरह से आप फ्लाउट कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से वायलेट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तो अब एक न्यू नॉर्म बन चुकी हैं पाकिस्तान में। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एहतजाज का राइट ना देना, ये सारी चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड है। पर डार साहब बता रहे हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए कि बहरहाल हम बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो भी, यानी कि एक इन अदर वर्ड्स उनका पैगाम ये गया है कि हमारे भी प्रोसेसेस में आप जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें कोई यानी कि इंटरफेयर ना करे। अब ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब से इमरान खान साहब के बेटों ने पाकिस्तान आने के हवाले से वो जो बात सरफेस की है, वो मुतहरक नज़र आ रहे थे, वो अब वापस बरतानिया जा चुके हैं, लेकिन वो अमेरिका में जितने लोगों से जाके मिले हैं, तो उसके बाद से पाकिस्तानी हुकूमत में तो एक खलबली मच चुकी थी। सो ये फ़ौरन अमेरिका इनका जाना जो है ये सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स के पैनिक का शिकार ये मौजूदा हुकूमत है, और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है कासिम और सुलेमान ने ऑलरेडी इस ऐलान से, फिर अमेरिका में मुतहरक होकर कांग्रेसमैन से मुलाकातें करके, और दीगर छोटे से एक स्पैन ऑफ टाइम में 2-4 रोज़ के एक टाइम फ्रेम में उन्होंने जाके कोई दर्जन भर के करीब जो है अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकातें की हैं, अमेरिका में कांग्रेसमैन से मुलाकातें की हैं, इंपॉर्टेंट की ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं। सो ये नेचुरली दिस इज़ नॉट गोइंग टू सिट वेल विद द इनकम्बेंट्स इन पाकिस्तान, और इसके हवाले से ये हरकत में आए। अब आपको मैं ये भी साथ साथ चीज़ बताती चलूँ कि जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, आपको पता है मुश्ताक अहमद खान साहब चाहे बलोच मुजाहिरीन हो उनके साथ एहतजाज में उनके साथ साथ होते हैं, फ़लस्तीन के हवाले से मामले पे और उनको बार बार मुतअद्दिद बार वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। किस तरह से वो बेचारे एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन येट उनको किस तरह की जो एक जबर का सामना करना पड़ रहा होता है। सिर्फ एक प्रोटेस्ट जो कि हुकूमत की पोजीशन भी बहरहाल वही नज़र आती है कि जी प्रोटेस्ट मतलब फ़लस्तीन की बात हो, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े, पर प्रोटेस्ट पाकिस्तान में नहीं हो सकता। सो मुश्ताक अहमद साहब का मैं ज़रूर हवाला देना चाहती हूँ, उन्होंने आज ट्वीट भी की है। उन्होंने गुज़िश्ता साल 7 मार्च 2024 को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने 4 से 5 कानूनी और सियासी रास्ते बताए थे मौजूदा हुकूमत को, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, जिसमें इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, दीगर अहम वज़रा को उन्होंने ये मुखातिब किया, और उन्होंने ये लेटर जो है बाकायदा तौर पर लिखा, और उसमें जो वो ऑप्शंस बताए थे वो ऑप्शंस सुनिए, और ऑप्शंस के हवाले से कोई अमल दरामद हमें नज़र नहीं आता। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उन्होंने कहा बेगुनाह है, अमरीकी कैंगरू कोर्ट से उनको सुनाई जाने वाली 86 साल कैद बिल्कुल इंसाफ का कत्ल है, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि डार साहब के जो बयान है उसने पाकिस्तानियों के दिल ज़ख्मी किए हैं। उनके जो पॉइंट्स उन्होंने जो सजेस्ट किए इनको, जो नुकात वो क्या थे? पहला पॉइंट था हुकूमत पाकिस्तान इखलास के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वकील या मुद्दई बन जाए, रियासती सतह पर जजमेंट रिव्यू के ऑप्शन के हवाले से माहिर और वकला के ज़रिए जो है वो जो माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, लॉयर्स हैं, उनके ज़रिए वो इख्तियार करे, मतलब आप जजमेंट को रिव्यू करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर लाइए।
इसके साथ साथ ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का 15 साला मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करके इंसानी हमदर्दी यानी कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पर रिलीफ और रिहाई का मुतालबा करे, और आखिर में साथ साथ वो ये कहते हैं अमरीकी सदर से रहम की अपील करें, और लास्ट में वो कहते हैं स्वैप ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी रियासती मामलात हैं और जो मफादात का तबादला है, उसमें रिहाई को आप प्रायोरिटी दें, रिहाई को तरजीह दें। अब ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के उन्होंने नुकात जो है वो सजेशंस दी है, जिस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर सकते। आप जब जाके मार्को रूबियो से, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप जब ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आप सारे प्रॉस्पेक्ट्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर, अब जो मार्को रूबियो की ट्वीट है कि मार्को रूबियो अपने ट्वीट में लिखते हैं, मेट विद पाकिस्तानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार टुडे टू डिस्कस एक्सपैंडिंग बायलैटरल ट्रेड एंड एनहांसिंग कोलैबोरेशन इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। पाकिस्तान का मिनरल सेक्टर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट चली हुई है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस के तमाम वो अजला जिसमें मिनरल्स जो है वो मौजूद हैं, आपको नेचुरली आप अमरीकी इन्वेस्टर्स को आप चाहते हैं अमरीका आके उसमें इन्वेस्ट करे, और वहाँ पे जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशावरा, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा गया। सो वो कहते हैं आई ऑल्सो थैंक हिम फॉर पाकिस्तान पार्टनरशिप इन काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। जब अमेरिका आपके रोल को इस तरह सराह रहा है, आप क्यों नहीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला जो है वो सामने रख सकते हैं? आप क्यों नहीं इस चीज़ पे निगोशिएट कर सकते हैं? मफादात का यानी कि तबादला, उसमें आप बिल्कुल प्रायोरिटी के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन मुश्ताक साहब ने अपने ट्वीट में एक आखिरी बात जो ज़रूर लिखी, और वही मेरे ख्याल से क्रक्स था पूरे इस पूरे मामले का, वो कहते हैं हुक्मरानों की नीयत ठीक हो तो आफिया बहुत जल्द पाकिस्तान आ सकती हैं। सारा का सारा दारोमदार नीयत पे है। जो मार्को रूबियो ने ट्वीट किया, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ, उस ट्वीट के रिस्पांस पे बहुत सारे लोगों ने जो लिखा है, और पाकिस्तानी उसमें बहुत बड़ी तादाद है, आपको पता है, उन्होंने आके जो ट्वीट्स करना शुरू किया। ट्वीट्स में वो कहते हैं आप तिजारत और कोलैबोरेशन पर डिस्कशंस एक ऐसे शख्स से कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम का नुमाइंदा ही नहीं है, लेजिटिमेसी मौजूदा पाकिस्तानी रजीम के कोई है ही नहीं। लोगों ने बहरहाल तारीफ भी की, और साथ साथ बोला कि जी ये जो कोलैबोरेशन है ये ज़्यादा हमें एक सिक्योर और एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर की तरफ लेके चली जाएगी। ये भी सवाल रेज किया गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग इन दीज ट्रेड डील्स, रिसोर्सेज या फिर सॉवरेंटी। डार साहब ये ज़रूर आप बताएं कि ये जो दोनों सूबे हैं जहाँ पे ये क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो मौजूद हैं, इन दोनों सूबों की आवाम को आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, आपने अस्पतालों की मद में, आपने पानी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसकी मद पे क्या दिए है? आपने उन लोगों को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की हैं उन दोनों सूबों के आवाम को? तो फिर आप ज़रूर क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ जो है आप नज़रें उठा के देखिए, और आप उसके हवाले से ट्रेड डील्स भी कीजिए। सो अब बात करते हैं जेमाइमा गोल्डस्मिथ के हवाले से। बार बार ये खबर सरफेस कर रही है, खबर छापी जा रही है, शाया की जा रही है कि, और मुल्क के जो नामवर चैनल्स हैं, न्यूज़ सोर्सेज हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है, स्पेशली जंग जियो ये किस तरह से आके बता रहा है कि जी जेमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपने बेटों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वजह क्या है कि इमरान के जो करीबी लोग हैं जो, और अजीज़ों में तो सब फिर बहरहाल आ जाते हैं, जो इमरान खान से करीब है, उनसे उनके बेटों को ख़तरा है। सो ये इस किस्म की खबर जो है, और मैंने जितने सोर्सेज से पूछने की कोशिश की, पीपल हु आर क्लोज टू जेमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने रिफ्यूट किया है, उन्होंने ये बात बिल्कुल रद्द कर दिया। उसी तरह से जैसे हमाद अजहर साहब के हवाले से ये बात अब उड़ाई जा रही है, ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि हमाद अजहर साहब शायद नून लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं, और आज इसको भी क्लियर कर दिया अबूजर सलमान न्याजी साहब, जो कि हमाद अजहर साहब के साथ मौजूद थे। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैंने हमाद अजहर से अभी पूछा, उनका कोई इरादा नहीं है, वो आखिर दम तक इमरान खान को सपोर्ट करते रहेंगे। और अभी उनके वालिद साहब का, आपको याद है कि चंद रोज़ कबल मियां अजहर साहब का इंतकाल हुआ है, और जिस किस्म के हालात और मुश्किलात का सामना मियां अजहर साहब को था, वो तो मेरे प्रोग्राम में भी हमाद अजहर साहब ने गुज़िश्ता साल ज़रूर बताया था कि 82 साल उनके वालिद साहब थे, और 2 बार वो अरेस्ट उनको किया गया, मुतादिद बार उनके जो वालदैन हैं उनको हरासा करने की कोशिश की गई, घर पे छापे मारे गए, तोड़ फोड़ की गई। तो इस किस्म के हालात से हमें नज़र आया गुज़रते हुए मियां अजहर साहब ने बड़ी कुछ बर्दाश्त किया, और बहरहाल उनका जब इंतकाल हुआ तो उस पर उनके मुखालफिन भी जो मुखालिफ पार्टी के थे और जो कि बड़े उनके मोतरफ थे रहे, बड़े सारों ने उन ट्वीट करके भी उनको अपनी जो रिस्पेक्ट्स हैं वो अदा की, और उनके घर भी रिहाइशगाह भी गए कंडोलेंसेस के लिए, जो कि एक अच्छी रिवायत है। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें लोगों के जीते जी भी काफ़ी एक अच्छी एक एहतराम का रिश्ता और एक रिस्पेक्टेबल वे में ही एक दूसरे के साथ एक वो कल्चर
ضرور ایگزسٹ کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. صرف یہ نہ ہو کہ انسان اگر دنیا سے چلے جائے تو پھر ہی آپ اس کے پیچھے اس قسم کی آپ ایک دوستی یا پرانی وابستگی نبھانے کی کوشش کریں. میرے خیال سے جیتے جی بھی انسان کے وہ ایک احترام کا رشتہ اور اس قسم کے ماحول ہی اس طرح کا کیوٹک جو ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نہ ہونا چاہیے. سو جمائمہ گولڈ سمتھ کے حوالے سے یہ خبر ہے, یہ خواہش ہے, یہ خواہش زیادہ لگتی ہے کیونکہ جن سورسز سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بیٹے بالکل آئیں گے پاکستان. انہوں نے اناؤنس کیا ہے 5 اگست کو جو عمران خان صاحب کی دی گئی کال ہے جو تحریک کی, اور تحریک کو اس کو عروج پہ لے کے جانا ہے 5 اگست کو, وہ اپنی جگہ جاری رہے گی. لیکن عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے, اپنے والد صاحب سے ملیں گے. وہ ان کی رہائی کے لیے انتہائی متحرک ہیں. وہ پاکستان میں رول آف لاء کے لیے وہ دنیا بھر میں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ طور پہ ایز عمران خان فیملی, ایز عمران خان سن وہ اپنا رول پلے کریں گے. اور حکومت جو ہے وہ نیچرلی ان کو ان کے والد صاحب سے ملنے سے روک نہیں سکتی. جس طرح کے کلیم بھی آبویسلی اب منسٹر, اسٹیٹ منسٹرز کر رہے ہیں کہ وہ بالکل آ کے اپنے والد صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب کا جو پینک تھا وہ انٹرویو کے ذریعے یہ ضرور سامنے آیا کہ جی پریشر کوئی نہ ڈالا جائے کہ عمران خان کی رہائی. ظاہر ہے جب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مقبول ترین لیڈر وہی ہے اب تک, اور یہ بالکل مقبول نہیں ہے یہ لوگ, تو پینک تو ہونا بنتا ہے. آخر میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی ڈان اخبار ہو, آج کا دا نیوز اخبار ہو پورا صفحہ, یا پھر آج کا جنگ اخبار ہو پورا صفحہ, اور لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری سالگرہ مبارک. استقامت, مفاہمت اور آئینی بصیرت کے علمبردار کو پاکستانی عوام کا سلام. پاکستانی عوام کا سلام. ٹیکس پیئرز کے پیسے سے پورے صفحے پر یہ اشتہار چھاپا جانا سندھ حکومت کی طرف سے. یہ پاکستانی عوام کا سلام جو ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے. یہ جو پیسہ اس اخبار میں پورے صفحے پہ آپ لگا رہے ہیں, کروڑوں روپے کی مد میں آپ اس طرح کے اشتہارات چھپا رہے ہیں صرف اور صرف زرداری صاحب کو سالگرہ وش کرنے کے لیے, جو کہ ان کے بچوں میں سے کوئی بھی ایک اچھا بڑا کیک, کوئی کسٹمائز کیک جو ہے وہ بنا کے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کاٹ سکتے تھے. لیکن کروڑوں روپے خرچ کرنا, کروڑوں روپے میں آپ کیا کچھ غریب عوام کے لیے, اسپیشلی وہ سندھ کی عوام جو کہ ابھی بھی بہت ہی زبوں حالی کا شکار ہے, جو ابھی بھی جس قسم کے ایک حالات سے گزر رہی ہے, جس قسم کے حالات میں وہ رہ رہی ہے. اندرون سندھ چلے جائے تو وہاں پر تو بہت ہی برا حال ہے. آپ سندھ کی عوام کے لیے یہ کروڑوں روپے میں کیا کچھ کر سکتے تھے, اس کے لیے آپ روٹی, کپڑا اور مکان کہتے ہیں. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے نظر, کتنے لوگ آج کو سڑکوں پر رات گزار رہے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں کے برتن بیچ دیے ہیں صرف اور صرف گزارا کرنے کے لیے. کتنے لوگ قرضے لے کے آج کے حالات کا گزارا کر رہے ہیں. اسی طرح سے پنجاب حکومت کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیا کر رہی ہے جی. وہ پنجاب اسمبلی میں اب بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹچ سکرینز پر جو قانون سازی ہے وہ ہوگی. ٹچ سکرینز جو ہے اس کے لیے اب اینڈرائڈ ٹیبلٹس, ہر پارلیمنٹیرین کو اینڈرائڈ ٹیبلٹ دیا جائے گا. ایک اینڈرائڈ ٹیبلٹ کی جو یہ ٹیبز ہوتے ہیں, جو یہ ٹیبز استعمال ہوتے ہیں, یہ ٹیب ایک جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا ہے, اور اس کے لیے کوئی 8 کروڑ روپے مالیت کے ٹیبز خریدے جائیں گے جو کہ پارلیمنٹیرینز کو دیے جائیں گے. اور قانون سازی اب جو ہے وہ ٹچ سکرین کے ذریعے قانون سازی ہوگی. سو اللہ ہی مالک ہے, مطلب اس طرح سے اگر فیصلے ہو رہے ہیں اور ایسے آپ مال مفت دل بے رحم جس طرح سے عوام کا پیسہ اڑایا جا رہا ہے. تو حامد میر صاحب کے پروگرامز میں ہی اس بات کا ذکر بہت کلیئرلی ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی کوششیں کی, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے انہوں نے براک اوباما تک سے یہ ڈسکشنز کی تھی, جس کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو منٹس نوٹ بھی کر رہے تھے ان کی جانب سے بھی بتایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نون لیگ کی ایک پوزیشن نظر آتی تھی. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ پرسو نہیں کرنے کے لیے نون لیگ جو ہے وہ بالکل کلیئر ایک یو ٹرن لے چکی ہے, موجودہ حکومت ایک یو ٹرن لے چکی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اس انٹرویو میں صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریلیٹڈ یہ بات نہیں, جس طرح سے اس کو جسٹیفائی کر کے, اور عمران خان صاحب کے اس کیس کے حوالے سے انہوں نے صرف ذکر نہیں کیا. انہوں نے کشمیر سے متعلق کیا کہا. انہوں نے کشمیر سے متعلق کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہے اس کے لیے پاکستان اوبیسلی کمیٹڈ ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ یو این مینڈیٹڈ پلیبسٹ کی بات کی. اب یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز اور جو یو این مینڈیٹڈ جو پلیبسٹ کی بات ہے کہ کشمیریوں کے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو. پاکستان ظاہر ہے اس میں بڑا کمیٹڈ ہے, لیکن اس انٹرویو میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک تھرڈ آپشن کا بھی ذکر کیا, اور وہ ہے انڈیپینڈنس کی بات. یعنی کہ یہ یا ایکسیشن
یا پھر انڈیپینڈنس کی بات. اب انڈیپینڈنس کی ایک تھرڈ آپشن ہے ان کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے. نیچرلی اس کے حوالے سے کوئی لیگل پوزیشن تو نہیں نظر آتی. پاکستان جو ہے اب اس کی جو اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے, اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان جو ہے اس کی اسٹیٹڈ پوزیشن اینڈ دین UN کی جو ریزولوشن ہے جس میں سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہوتی ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, وہ بڑا کلیئر ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کے اس انڈیپینڈنس کے حوالے سے جی کشمیری خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے, اس نے بھی بہت زیادہ ایک کھلبلی کریٹ کی ہے. کیونکہ کچھ عرصے قبل تک ہم آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس پر بھارت اس کو بہت ہی زیادہ ایک آؤٹ آف پروپورشن بلو کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ اسٹیٹمنٹ ان کی تھی کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے پاکستان کی اور کشمیر ہماری جگلر وین ہے, اور یہ پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے. اور ڈار صاحب نے اس بات پہ ضرور زور دیا کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا اس حوالے سے کوآپریٹ کرے. انڈیا مینٹین یہ کرتا ہے کہ جی یہ ایک بائی لیٹرل ایک تنازع ہے, ایک ڈسپیوٹڈ ایک آبویسلی ایک ٹیریٹری ہے, اور یہ ایک تنازع ہے جو کہ بائی لیٹرلی یہ حل ہوگا اور یا اس پہ بات ہوگی. اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن یعنی کہ اس کی مداخلت جو ہے وہ نہیں چاہیے, اور امریکی صدر جو ہے وہ کافی ایک رول پلے کرنے کی کوشش کرتے. عمران خان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے جو اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے حکومت پاکستان کی اس وقت, وہ یہ تھی کہ عمران خان کہتے تھے بھارت سے تبھی بات ہوگی جب آرٹیکل 370 ریووک ہوگا, اس کو ختم کیا جائے گا. بھارت جس طرح سے ایک ڈیموگرافک تبدیلیاں کرنے کی کوششیں اور آہستہ آہستہ سے پروسیڈ کر رہے, سو اس کے حوالے سے ضرور عمران خان صاحب کی ایک پوزیشن بڑی کلیئر تھی.